बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी जानिब से सलाम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम एक वीडियो सीरीज़ से गुज़र रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड वो है फ्लेक्सिबल बजट्स एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। अगर आप इसे गैरिजन की बुक में तलाश करेंगे तो ये आपको चैप्टर नंबर 9 में ये टॉपिक मिलेगा। तो लिहाजा इसके ऊपर बात करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसे कि ये नाम से ज़ाहिर है फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ मुराद है। आप कोई चीज़ एस्टिमेट करते हैं तो वो एस्टिमेट कितना कैपेबल है वेरिएंसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कुछ बात बजटिंग पर की थी। लाइक आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आप सेल्स कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थिंग्स काइंड ऑफ दैट। तो लेट्स सपोज आपने 10,000 यूनिट्स सेल करने का एक टारगेट सेट किया हुआ है, दैट इज़ बजटेड। तो पॉसिबल है कि 90,000 यूनिट्स सिर्फ आप सेल कर पाएँ, और ये भी मुमकिन है कि आप को मार्केट से डिमांड 1,10,000 यूनिट्स की मिल जाए। क्या आपने जो प्लानिंग की है वो इतनी फ्लेक्सिबल है या इतनी कैपेबल है इन वेरिएंसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए? एक तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, और साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो वेरिएंसेस हैं वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर किस तरह से असर छोड़ेंगे। हम परफॉर्मेंस एनालिसिस को भी यहाँ पर टच करेंगे। ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जो नागुज़ीर है, क्योंकि आपके जो भी एस्टीमेट्स हो सकते हैं रिलेटेड टू द अपकमिंग टाइम फॉर योर बिजनेस पर्पसेस, तो ये मुमकिन है उसमें कुछ एरर्स हो। बड़ा ही रेयर होता है कि आपने परफेक्ट फोरकास्टिंग की और जैसा आपने प्लान किया वैसे ही सब कुछ चलता रहा, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। देर आर चांसेस कि उसमें कुछ एरर्स हों, देर आर चांसेस कि कुछ उसमें वेरिएंसेस हों, देर आर चांसेस कि वो बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर्स हों, और अगेन देर आर चांसेस कि उसकी रीज़न्स कोई अदर सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं या मार्केट चेंजेस हैं। लिहाजा इसके ऊपर बात करने से पहले जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम एक केस स्टडी को लाजमी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो जीएम की एक केस स्टडी है उसको देख लेते हैं, साथ ही हम लोग अब चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हुए फर्दर मूव करेंगे। लेट मी रीड दिस केस स्टडी फॉर यू पीपल। While companies derive numerous benefits from planning for the future, they must be able to respond when actual results deviate from the plan. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने जो कुछ प्लान किया हुआ है, जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि यार आप लोग एक अदर देन बिजनेस अगर बात करें, आप लाहौर या इस्लामाबाद जाने का एक टूर प्लान कर रहे हैं, एंड यू प्लान कि हम सुबह इतने बजे उठेंगे और इतने लोग इस व्हीकल के ऊपर जाएंगे और इतना हमारी कॉस्ट आएगी और इतने बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। मुमकिन है रास्ते में टायर पंचर हो जाए, तो क्या आपने स्पेयर टायर अपने साथ मैनेज किया हुआ कि नहीं किया हुआ? यकीनन अगर आप इन वेरिएंसेस को माइंड में रखते हुए चलेंगे तो आप रेलेवेंट टाइम पर उनके करेक्टिव सॉल्यूशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग ये जो फ्लेक्सिबल बजटिंग प्लान करते हैं। ओके जी, फॉर एग्जांपल जस्ट 2 months आफ्टर टेलिंग वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट दैट इट वुड break even for the first quarter of 2005, General Motors acknowledged that its actual sales were far less than its original forecast and the company would lose $850 million in the quarter. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप 1 लाख यूनिट आपने प्लान किया हुआ है, लेकिन आप हो सकता है कि 90,000 यूनिट सेल कर पाए। तो वैसे ही ये जनरल मोटर्स के साथ हुआ कि उन्होंने जो पहले क्वार्टर की सेल एक्सपेक्ट की थी उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला और उनको $850 million जो है वो लूज़ करने पड़े। फॉर द ईयर GM acknowledged that projected earnings would be 80% lower than previously indicated. The company's stock price dropped by $4.71. ये इस न्यूज़ का इम्पैक्ट था। ज़ाहिर बात है जो टास्क आपने फर्स्ट क्वार्टर में अचीव करना था, अगर वो नहीं कर पाए तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप जिन टारगेट्स को फोरकास्ट कर रहे थे वो अकम्प्लिश होना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। इस वजह से जो मार्केट में कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो भी
एक सर्टेन अमाउंट से डाउनफॉल का शिकार हुई. सो व्हेन अ कंपनीज प्लान डेविएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल रिजल्ट्स, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन फॉर द स्टूडेंट्स, कि जब आपके एक्चुअल प्लान्स डेविएट करते हैं आपके एक्चुअल रिजल्ट्स है, मैनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर द डेविएशन. समहाउ ये मुमकिन है कि आपने जो प्लान्स हैं वो बहुत अंडर एस्टिमेट किए हुए हैं, सम टाइम आपने जो प्लान्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट किए हुए हैं. सो ये दोनों रीजंस हो सकती हैं. हाउ मच इज़ कॉस्ट बाय द फैक्ट दैट एक्चुअल सेल्स डिफर फ्रॉम बजटेड सेल्स. अगेन जो वेरिएशंस आती हैं तो वो किस तरह से आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, इसके लिए आपकी मैनेजमेंट यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट को पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है. हाउ मच इज़ कॉज्ड बाय द एक्शंस ऑफ द मैनेजर्स. In the case of GM, the actual level of sales is far less than the budget, so some actual costs are likely to be less than originally budgeted. These lower costs do not signal managerial effectiveness. This chapter explains how to analyze the sources of discrepancies between budgeted and actual results. So I hope कि ये चैप्टर जिस मौजू पे बात करना चाह रहा है वो अब तक की डिबेट से काफ़ी हद तक आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट आफ्टर covering this chapter, we will be able to prepare a flexible budget. We will definitely be able to prepare a report showing activity variances, and we will be able to prepare a report showing revenue and spending variances. Similarly, ये जो बाकी कुछ रिपोर्ट्स हैं वो भी बनाने के हम काबिल हो जाएंगे, और साथ साथ हम ये भी अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे वो कौन कौन से कॉमन एरर्स हैं जो कि लोग करते हैं या मैनेजमेंट करती है while preparing the performance reports and while making budgets and plans for the upcoming time. तो यकीनन इसके ऊपर हम लोग इनको समझने के काबिल हो जाएंगे. तो चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर के कंटेंट्स की तरफ. इन द लास्ट चैप्टर वी एक्सप्लोर्ड हाउ बजट्स आर डेवलप्ड बिफोर अ पीरियड बिगिंस. और आपको बात याद होगी कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये बात क्लियर की थी कि जब भी आप बजटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं, और उसी सेल्स की बेसिस के ऊपर आप अपनी प्रोडक्शन प्लान करते हैं, और उसी प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप अपनी मटेरियल लेबर प्लान करते हैं, और उन्हीं की बेसिस के ऊपर आप अपने सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस को फोरकास्ट करते हुए एक सर्टेन प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे होते हैं. So budgeting involves a lot of time and effort, and the results of a budgeting process should not be shoved into a filing cabinet and forgotten. Okay, ठीक है जी, ये बात आप लोग देख लीजिएगा. मुझे लग रहा है यहाँ पर एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. मैनेजर्स नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ बजट्स आर यूज्ड. In government, budgets often establish how much will be spent, and indeed spending more than was budgeted may be a criminal offense. This is not true in the organizations. In for-profit organizations, actual spending will rarely be the same as the spending that was budgeted at the beginning of the period. Yes, this could happen, and this is possible in the profit-oriented organizations. The reason is that the actual level of activity, such as unit sales, will rarely be the same as the budgeted activity. Therefore, many actual costs and revenues will naturally differ from what was budgeted. ओके, वही बात जो मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि आप जो सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम हो सकती है, वो ज़्यादा हो सकती है, और उसी की बुनियाद पर आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं. सो शुड अ मैनेजर बी पेनलाइज फॉर स्पेंडिंग 10% मोर देन budgeted for a variable cost like direct material if unit sales are 10% higher than budgeted? Of course not. ज़ाहिर बात है, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंस है वो इस वजह से 10% ज़्यादा हुआ है क्योंकि आपने सेल ज़्यादा की है. ओके जी, सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लेक्सिबल बजट. फिर रिपीट कर दूं, फ्लेक्सिबल बजट से मुराद जब आप चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं तो उनमें इतना कुशन अवेलेबल हो कि वो वेरिएशंस को अब्जॉर्ब कर सकें. ईदर दे आर अपवर्ड और ईदर दे आर डाउनवर्ड.
सो यहाँ पर जी दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने हैं. वन इज़ नोन एज प्लानिंग बजट एंड सेकंड इज़ नोन एज फ्लेक्सिबल बजट. अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पर जो मुश्तमिल वीडियोस थी लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, अगर तो उनको बगौर आपने समझा था और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो याद रखें वो सारी डिस्कशंस थी दैट वाज अबाउट प्लानिंग बजट, राइट. सो ये प्लानिंग बजट से मुराद एक्चुअली है क्या? एक ऐसा प्लान है जो आप सर्टेन जो पीरियड है, वो साल है, वो एक क्वार्टर है, वो एक मंथ है, उसके शुरू होने से पहले प्लान करते हैं. ठीक है. सो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे? अ प्लानिंग बजट इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर द पीरियड बिगिनस एंड इज़ वैलिड फॉर ओनली द प्लान्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी. यानी कि जो प्लानिंग बजट है इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के साथ होता है कि आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फ़लाँ काम के लिए क्या करेंगे, फ़लाँ चीज़ कितनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ कितनी चाहिए होगी, फ़लाँ कैसे करेंगे, ये काम कैसे कैसे करेंगे. सो हम इसे क्या कह देते हैं? ये एक प्लानिंग बजट है. यानी कि आप वक़्त के स्टार्ट होने से पहले, उस सर्टेन टाइम पीरियड के स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में एक लाया अमल तय कर लेते हैं. सो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग बजट है वो एक स्टैटिक प्लानिंग बजट है विच इज़ ओनली सूटेबल फॉर प्लानिंग बट इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर एवेल्यूएटिंग हाउ वेल कॉस्ट आर कंट्रोल्ड. लेकिन जब सिचुएशन चेंज हो रही है, आप उस टाइम पीरियड के अंदर दाखिल हो चुके हैं और चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, तो फिर हम प्लानिंग बजट नहीं करते बल्कि हम लोग फ्लेक्सिबल बजटिंग करते हैं. या यूँ कह लें कि हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चीज़ों को ऑल्टर कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं. सो इफ़ द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी डिफर्स फ्रॉम व्हाट वाज प्लान्ड, इट वुड बी मिसलीडिंग टू कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट टू द स्टैटिक. सो मीन्स टू से, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल भी दी थी कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10% इसलिए इंक्रीज़ हुई है कि आपकी सेल्स 10% बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी प्लानिंग गलत है या आप इसमें नेगेटिवली डिस्क्रिपेंट कर रहे हैं. दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी. सो अगर हम लोग एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमारे जो इंटरप्रिटेशन है वो भी गलत हो जाएंगी. यकीनन जो चेंज आया है वो बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी ही आया. ओके जी. अब फ्लेक्सिबल बजट अगर की बात करें तो इट इज़ एन एस्टीमेट ऑफ व्हाट रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट शुड हैव बीन गिवन द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर अ पीरियड. जैसे मैंने आप लोगों को इस वीडियो के आगाज़ में बताया था कि हम फ्लेक्सिबल बजटिंग इसलिए करते हैं कि एक्सपेक्टेड वेरिएंसेस की वजह से जो चेंजेस आ सकती हैं उनको पहले से हम उनसे फैमिलियर हो जाएं और उनके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग प्रिपेयर कर लें, चीज़ों को उस तरह से सेटल डाउन कर लें. लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आप लोग 1 लाख यूनिट सेल करने का प्लान रखते हैं तो आपके पास 90,000 यूनिट सेल करने की सिचुएशन की हैंडलिंग होनी चाहिए और 1,10,000 यूनिट्स को सेल करने की भी हैंडलिंग अवेलेबल होनी चाहिए, बिकॉज दिस कुड बी पॉसिबल, राइट. सो अगेन अ फ्लेक्सिबल बजट इज़ एन एस्टीमेट, ये एक अंदाज़ा है ऑफ व्हाट रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट शुड हैव बीन, क्या रेवेन्यू होगा और क्या कॉस्ट होगी गिवन द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द पीरियड. सो अगर आप के यूनिट 1 लाख से बढ़कर 1,10,000 हो जाते हैं तो आपकी कॉस्ट और आपके रेवेन्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर आपके 1 लाख यूनिट कम होकर 90,000 सिर्फ सेल होते हैं तो आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा. सो व्हेन अ फ्लेक्सिबल बजट इज़ यूज्ड इन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, actual costs are compared to what the cost should have been for the actual level of activity during the period rather than to the static planning budget. ओके जी, आई थिंक ये दो बातें तो आपको क्लियर हो गई हैं. सो यहाँ पर जस्ट टू क्लैरिफाई सम क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में ड्यूरिंग डिस्कशन आते हैं. वाई डू कंपनीज नीड फ्लेक्सिबल बजट्स? तो इसके ऊपर मैं पहले थोड़ी सी बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर अगेन यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. उसकी वजह यह है कि आपका जो
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो बढ़ जाएगा। तो जैसे मैंने पहले बयान किया था कि आप जो भी प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की, वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, और कई ऐसी रीज़न्स हो सकती हैं जो कि डिफ़िकल्ट कर देती हैं इन प्रेडिक्शंस को 100% एक्यूरेट होने से। सो इस यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है न्यूकर कॉरपोरेशन की। तो उनमें कुछ कई जो डिफ़िकल्टीज़ आती रहीं या वेरिएशंस आती रहीं, वो कुछ यहाँ पर नंबर्ड की गए, और यही वो रीज़न्स हैं या इस तरह से मुतल्लिका और बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपको फ्लेक्सिबल बजट रखना पड़ता है, राइट। सो मैं उनको वन बाय वन पढ़ देता हूँ। न्यूमरस रीजंस वर देयर जिसकी वजह से एक्चुअल रिजल्ट्स डिफ़र कर रहे थे फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन फॉर द सर्टेन दिस कंपनी, ये जिसका मैंने अभी नाम बोला है। सो नंबर 1 क्या था जी, सप्लाई एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस में चेंज अनएक्सपेक्टेडली। देखिए अगर आप सॉरी जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आपकी गैस कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, अगर आपको सोर्स ऑफ गैस स्विच करना पड़ जाता है ड्यूरिंग द ईयर, अगर आप गवर्नमेंट जो है जो गैस प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी जो है, अगर वो रेट्स को इन्फ्लेट कर देती है, रिवाइज कर देती है, तो यकीनन बहुत सारी वेरिएशन सामने आ सकती हैं। इसी तरह द मार्केट डिमांड फॉर स्टील प्रोडक्ट्स में चेंज, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट की डिमांड वेरी कर सकती है और उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं। सब्सिट्यूट मार्केट में बेहतर अवेलेबल हो गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट किसी ने ऑफ़र कर दी है, ऑल्टरनेटिव्स बहुत अवेलेबल हैं, कुड बी पॉसिबल। नंबर 3 क्या हो सकता है जी, कंपेटिटिव प्रेशर्स फ्रॉम इम्पोर्ट्स एंड सब्सिट्यूट्स मटेरियल्स में इंटेंसिफाई, ठीक है। नंबर 4 अनसर्टेनिटीज़ रिगार्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी में इफेक्ट कस्टमर डिमांड। आप माइट बी पॉसिबल आप कोई नेसेसिटी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे बल्कि कोई लग्जरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उस कैटेगरी में एक डिमांड शिफ्ट आता है और डिमांड कर मूव कर जाती है किसी और प्रोडक्ट की तरफ, अगेन पॉसिबल है। सो चेंजेस टू द यूएस एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में अल्टर करंट इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, या जो कोई ट्रेड बैरियर्स हो सकते हैं उनकी वजह से भी जो चेंजेस आ सकती हैं बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड डेटा। इसी तरह न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशंस कुड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एनवायरमेंटल कंप्लायंस कॉस्ट। तो ये मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, बट आई बिलीव के कंपनीज़ को फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ता है ताकि अगर टाइम टू टाइम इनमें से या इस तरह की कुछ और रीजंस की वजह से वेरिएशंस अगर आती हैं तो उन्हें एब्जॉर्ब किया जा सके। ये आपके सामने एग्जिबिट 9-1 है, जो कि प्लानिंग बजट को शो एक्सप्लेन कर रहा है। रिक्स हेयर सेलिंग कंपनी है, सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट्स को, और उन्होंने 1 मंथ का एक प्लान बनाया हुआ है। तो देखते हैं कि जी किस तरह से ये जो स्टैटिक प्लानिंग बजट है वो कुछ डेफिशिएंसीज होल्ड करता है और आपके कंट्रोल्स को या आपकी मैनेजमेंट को एक तरह से उसके लिए बैरियर्स का काम करता है, और फिर आप चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड। सो इसको थोड़ा सा देखते हैं जी। रिक्स हेयर स्टाइलिंग है, उसका एक प्लानिंग बजट है फॉर द अपकमिंग मंथ जो कि 31 मार्च को एंड हो रहा है। दे हैव प्लान्ड और बजटाइज के जनाब उनको 1000 कस्टमर्स जो हैं, क्लाइंट्स जो हैं वो विज़िट करेंगे, और ऑन एवरेज $180 पर कस्टमर चार्ज करेंगे, एंड दे विल गेट द रेवेन्यू ऑफ $180,000। अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ दिस मंथ दे आर एक्सपेक्टिंग के उनको वेजेस और सैलरीज़ की सूरत में $102,000 पे करने पड़ेंगे, और हेयर स्टाइलिंग जो सप्लाई
सप्लाईज़ हैं उनके लिए इनको $1,500 पे करने पड़ेंगे। इसी तरह रिस्पेक्टिवली क्लाइंट ग्रेटिट्यूड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक मिक्स्ड कॉस्ट है जिसका कुछ पोर्शन फिक्स है और कुछ पोर्शन जो है वो वेरिएबल है। रेंट है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयमेंट हेल्थ इंश्योरेंस है और कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो कि अपनी नेचर में मिक्स्ड फॉर्म रखते हैं। सर्टेन पोर्शन फिक्स्ड है और बाकी जो पोर्शन है वो वेरिएबल है। तो लिहाजा टोटल एक्सपेंस दे आर एक्सपेक्टिंग $163,200 and they will end up with $16,800 of net operating income. Okay, so let's read these lines ताकि deficiencies को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग उसके प्रीरेक्विजिट लाइंस को पढ़ लेते हैं जी। टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक प्लानिंग बजट एंड अ फ्लेक्सिबल बजट, कंसिडर रिक्स हेयर स्टाइलिंग जो कि एक बेवर्ली हिल्स में लोकेट करती है और रिक मैनजी जो है इसके ऑनर है। द सलून हैज़ वेरी लॉयल कस्टमर्स, मैनी ऑफ whom आर एसोसिएटेड विद द फिल्म इंडस्ट्री. Recently, Rick has been attempting to get better control of his revenues and cost, and at the urging of his accounting and business advisor Victoria, he has begun to prepare monthly budgets. Recently, इन्होंने monthly budget बनाना शुरू किया अपने जो business advisor Victoria के कहने पर. Victoria is an accountant in independent practice who specializes in small service-oriented businesses like Rick's Hairstyling. इसका तजर्बा भी small businesses में है जो कि इनको advise कर रही है. At the end of the February, Rick prepared the March budget that appears in Exhibit 9-1 जो अभी हम लोगों ने observe किया है. Rick believed that the number of customers served in a month is the best way to measure the overall level of the activity in his saloon. He refers to these visits as client visits. A customer who comes into saloon and has his or her hair styled is counted as one client visit. Note that the term revenue is used in the planning budget rather than sales. ठीक है, ये बात ज़रा देखिएगा. The term revenue is used in the planning budget rather than sales because ये डिजिट जब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप इसे रेवेन्यू नेम कर रहे हैं और जब ये एक्चुअली हो गए हैं तो आप इन्हें सेल्स कंसिडर कर रहे हैं. और अगेन इसमें वेरिएशंस ये भी हो सकती हैं कि जो सेल्स हैं वो फ्रॉम सेल सोर्सेज जो हैं वो मल्टीपल साइट से भी हैं. So we use the term revenue throughout the chapter because some organizations have sources of revenue other than sales. For example, donations as well as sales are counted as revenue in non-profit organizations. Okay जी, ये term भी ऐसे explain की जा सकती है. So Rick has identified 8 major categories of cost जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखी हैं. So लिहाजा उसको मैं skip कर रहा हूँ. Working with Victoria, Rick had already estimated a cost formula for each cost जिसमें कुछ इसकी मिक्स कैटेगरीज हैं. जैसा कि सिर्फ रिवाइज कर दूं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस जो हैं वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी. ठीक है जी. Once the budgeted level of activity was set as 1000 clients for the month of March, it was easy to compute the budgeted amount for each line item in the budget. So जैसे उन्होंने कैलकुलेट कर लिया. So at the end of the March, Rick found that his actual profit यहाँ पर वेरी कर रहा है. जो प्लानिंग की थी अकॉर्डिंग टू दैट प्लानिंग द बजट वाज 16,000 जो बजटेड ऑपरेटिंग इनकम थी ही वाज एक्सपेक्टिंग के $16,800 इनको इनकम होगी. लेकिन जब मंथ एंड क्लोज किया तो दे अर्न $21,230 एज प्रॉफिट.
right? So it is important to realize that actual results are not determined by plunging the actual number of clients visit into the revenue and cost formula. The formulas are simply estimates of what the revenue and cost should be for a given level of activity. What actually happens usually differ from what is supposed to happen. ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऊपर बहुत सारी रीजंस देखी थी जिनकी वजह से वेरिएशंस आ सकती हैं, तो सिंपल फार्मूलाज अगर आप अप्लाई करते जाएंगे तो प्लान तो आप कर लेंगे, लेकिन उसमें वेरिएशंस एक्सपेक्टेड हो सकती हैं. अगर हम लोग एक्चुअल रिजल्ट्स देखें जो कि एग्जिबिट 9-2 में गिवन है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो क्लाइंट्स जो विज़िट किए उनकी तादाद 1100 थी. उनसे जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ वो $1,94,200 का था, और तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा था वो $21,230 है. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, बिजनेस वाज अप बाय 10%, राइट. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक अमाउंट तो है जो इंक्रीज़ कर गई है, या यूँ कह लें कि ये नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बढ़ गए हैं. जैसे कि अगर हम लोग कंपेयर करें, यहाँ पर 1000 क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा था, रेवेन्यू $180,000 का था. लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें एक्सपेंसेस की जानिब, तो थोड़ा सा अगर आप इसको माइंड में रखें, जैसे कि 1,02,000 है, 1500 है, 4100 है डॉलर्स में, और 28,500 है, तो देखें यहाँ पर आपको ये वेरिएशंस नज़र आ रही होंगी. सो वेजेस एंड सैलरीज जम्प्ड फ्रॉम $102,000 टू $106,900. तो इसी तरह से ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो वेरी कर रहे थे बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. यहाँ डेफिनेटली उसकी कुछ रीजंस कोड भी की होंगी. The saloon had 1100 clients visit instead of budgeted 1000. Could this alone explain the higher net income? Obviously no. इसकी वजह expenses में कमी भी हो सकती है. An increase in net operating income of 10% would have resulted in net operating income of only $18,480. जैसे कि अगर आप इसकी नेट ऑपरेटिंग रेशो निकाल लें, या यूँ कह लें कि आप इसका सेल्स के परसेंटेज कैलकुलेट कर लें जो इन्होंने बजटाइज़ की थी यहाँ पर, तो उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट जो बढ़ना चाहिए था वो $18,480 का होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटिंग इनकम आ रही है वो $21,230 की है. इसका मतलब है कि आपने जो एक्सपेंसेस को प्रेडिक्ट किया था, एक्सपेंसेस उनसे किसी सूरत कम है. So what is responsible for this better outcome? Could be higher prices, could be lower cost, and could be something else. और again आप cost over estimate कर रहे थे, तो इस तरह की reasons भी हो सकती हैं. So whatever the cause, Rick would like to know the answer and then hopefully repeat the same performance next month. तो यहाँ पर इसका आंसर है, in an attempt to analyze what happened in March, Rick prepared the report comparing actual to budget cost that appears in Exhibit 9-3. हम straight away वहाँ move करते हैं और यहाँ से देखते हैं. ये वो budgeted planning थी जो 9-1 में थी, और ये actual results थे जी. और ये जो थर्ड कॉलम है ये आपको वेरिएंसेस शो कर रहा है. ओके जी, 1,000 क्लाइंट एक्सपेक्टेड थे, 1100 क्लाइंट्स ने विज़िट किया. ऑब्वियसली ये एक फेवरेबल सिचुएशन है. हम लोग 1000 क्लाइंट्स से जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे वो $180,000 का था, लेकिन रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ वो $1,94,200 का था. ऑब्वियसली यहाँ पर जो 14,200 का डिफरेंस है वो फेवरेबल डिफरेंस है. सो F स्टैंड्स फॉर फेवरेबल. ओके जी, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेक्ट की जा रही थी $102,000, लेकिन पे करनी पड़ी $106,900. तो 4,900 का जो
डॉलर डिफरेंस है इट वाज अनफेवरेबल। इसी तरह से 120 डॉलर का अनफेवरेबल जो डिफरेंस था वो सप्लाईज़ में सामने आया। 2770 डॉलर का अनफेवरेबल डिफरेंस क्लाइंट ग्रेचुटीज़ में आया। फेवरेबल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी में $50 का आया। देयर वाज नो वेरिएंस इन टर्म ऑफ रेंट एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस, और यूजुअली ये फिक्स काइंड ऑफ होते हैं, इसलिए ना इनमें कोई फ्लक्चुएशन आई है। इसी तरह अनफेवरेबल डिफरेंस था जी एम्प्लॉई हेल्थ इंश्योरेंस में, और मिसक्लेनियस में भी अनफेवरेबल डिफरेंस था। सो कलेक्टिवली जो $9,770 का जो अनफेवरेबल डिफरेंस है वो सामने था। सो इसकी कई रीज़न्स हैं, जैसे मैंने बताया कि जी आपका जो रेंट और लाइबिलिटी इंश्योरेंस है ये आमतौर पर फिक्स नेचर की होती हैं, सारा साल चेंज नहीं होती, या एटलीस्ट मंथली बेस पे तो चेंज नहीं होती, लिहाजा इसमें तो कोई वेरिएशन एक्सपेक्टेड भी नहीं थी। लेकिन अगर मिसक्लीनियस एक्सपेंसेस की बात करें जो मिक्स नेचर के थे लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से, उनमें जो कलेक्टिव डिफरेंस है वो वेरी कर रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में कलेक्टिव डिफरेंस वेरी कर रहा है। वेजेस में एक अच्छा खासा डिफरेंस हमें देखने को मिला है, राइट जी। सो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर इसको गौर से सुने। Rick had 100 more client visit than expected. Some of his costs should be higher than budgeted. From Rick's standpoint, the increase in activity was good. जैसे कि 1000 क्लाइंट्स की जो जगह पर 1100 क्लाइंट्स ने विज़िट किया, तो ये एक अच्छी बात है। एंड शुड बी काउंटेड एज अ फेवरेबल वेरिएंस, ठीक है, हमें फेवरेबल सिचुएशन ही है हमारे लिए। बट एक चीज़ ज़रूरी है, द इंक्रीज इन एक्टिविटी हैज़ एन अपरेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इन द रिपोर्ट्स। देखें, अगर तो आपकी जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं उनकी बढ़ने की जो परसेंटेज है वो मुकाबले में अनफेवरेबल फैक्टर्स के कम है, तो यकीनन एक सर्टेन लेवल के बाद आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। So Rick knew that something would have to be done to make the report more meaningful, but he was unsure of what to do, so he made an appointment to meet with Victoria to discuss the next step. Okay जी, Victoria, how is budgeting going? Rick said pretty well. I did not have any trouble putting together the budget for March. I also prepared a report comparing the actual results. Because your actual level of activity did not match your budgeted activity. Right, I know the level of activity should not affect my fixed cost, but we had more client visits than I had expected, and that had to affect my other cost. So you want to know whether the higher actual costs are justified by the level of activity? Rick, precisely. Victoria, if you leave your reports and data with me, I can work on it later today, and by tomorrow I will give you a report that will show you the differences and relationships of these variances. So यकीनन अगर रिक को इन डिफरेंसेस के रिलेशनशिप्स मिल जाते हैं एक सर्टेन एनालिसिस के थ्रू, तो उसके लिए प्लानिंग करना ज़्यादा आसान हो जाएगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड अ फ्लेक्सिबल बजट। किस तरह से ये काम करता है? अ फ्लेक्सिबल बजट अप्रोच रिकॉग्नाइजेज दैट अ बजट कैन बी एडजस्टेड टू शो व्हाट कॉस्ट शुड बी फॉर द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। एंड टू इलस्ट्रेट हाउ फ्लेक्सिबल बजट वर्क्स, विक्टोरिया प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट जो कि 9-4 एग्जिबिट में गिवन है। इसको देखते हैं जी। Report shows that the revenues and costs should have been given the actual level of activity in March. Preparing the report is straightforward. The cost formula
For each cost is used to estimate what the cost should have been for 1100 clients. The actual level of activity for March, for example, using the cost formula, the cost of electricity in March should have been $1,610. ठीक है, ये से मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको। अगर हम एग्जिबिट 9-1 में जाएं तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि 1500 तो फिक्स एक्सपेंस होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और 10 सेंट्स जो है वो पर यूनिट या यूँ कह लें पर क्लाइंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर 1100 क्लाइंट्स हुए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है ये होना चाहिए था, आई मीन यहाँ पर $1610 होना चाहिए था। लेकिन अगर हम लोग वेरिएंस में देखें डिफरेंस, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये $1550 एक्चुअल हुआ था, जबकि ये 1610 होना चाहिए था। सो इसकी रीज़न्स यहाँ पर दी होंगी जी, इसको भी देख लेते हैं। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ यहीं से हम लोगों ने बात अभी कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजिंग द कॉस्ट फार्मूला, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मार्च शुड हैव बीन $1,610. We can see from the flexible budget that the net operating income in March should have been $30,000 plus, but recall from exhibit 9-2 that the net operating income was actually only $21,230. तो ये क्या रीज़न्स हैं जी? इसमें यहाँ पर ये एक्चुअली उन्होंने डिफरेंसेस निकाले हुए हैं। एक तो ये वो पॉइंट था जहाँ पर वेरिएशन आई है, एक ये पॉइंट है जहाँ वेरिएशन आई है, क्योंकि ये मिक्स नेचर का था। गालिबन इसका उन्होंने फार्मूला जो कैलकुलेट किया है उसको भी देख लेते हैं। ये जो हेडिंग है जी फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंसेस, यहाँ पर इन तमाम वेरिएंसेस के आंसर्स गिवन है, उनके साथ साथ रीजंस भी गिवन है, उनको देखते हैं। टू आंसर रिक्स क्वेश्चंस कंसर्निंग द डिस्क्रिपेंसीज between budgeted and actual cost, we will need to break down the variances shown in exhibit 9-3 into two types of variances. हम ये जो 9-3 में ये जो वेरिएंसेस दिए हुए हैं, इन वेरिएंसेस को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं जी। नंबर 1 इज़ द जी एक्टिविटी वेरिएंसेस एंड रेवेन्यूज़ एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस। ठीक है, तो इनको देखते हैं जी। एक्टिविटी वेरिएंसेस क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द बजटेड प्रॉफिट एंड द एक्चुअल प्रॉफिट is due to the fact that the actual level of activity in March was higher than expected. How much of this discrepancy was due to this single factor? The report in Exhibit 9-5 is designed to answer this question. Right, Z. In report, the planning budget from the beginning of the period is compared to the flexible budget based on the actual level of activity for the period. The planning budget shows that what should have happened at the budgeted level of activity, whereas the flexible budget shows have happened at the actual level of activity. Therefore, the differences between the planning budget and the flexible budget show what should have happened solely because the actual level of activity differed from. ओके जी, ये रीजंस देते हैं जी यहाँ पर। For example, the budget based on 1000 clients shows revenue of $180,000, which means $180 per client. The flexible budget based on 1100
client's visit shows revenues of $198,000. Because the saloon had 100 more client visits than anticipated in the budget, actual revenue should have been higher than budgeted revenue by 18,000. ठीक है, ये बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि ओके जी, इसको एक दफ़ा देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि आप जब फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप एक्टिविटी वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। अब एक्टिविटी वेरिएंसेस एक्चुअली क्या है कि जो आपने प्लानिंग बजट बनाया हुआ है उस के अकॉर्डिंगली जो भी आप एक्टिविटी कंसिडर कर रहे थे, उस एक्टिविटी में चेंज आने की वजह से इन फैक्टर्स में, या जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इनमें क्या चेंज आनी चाहिए। सो इट वाज प्रपोज्ड इन द प्लानिंग बजट कि आप 1,000 क्लाइंट आपको विज़िट करेंगे और आपको रेवेन्यू $180,000 का कलेक्ट होगा, और ये आपके बाकी एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन चूँकि अगर 1100 क्लाइंट्स ने विज़िट किया तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपको रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए था वो $198,000 का जो होना चाहिए। सो 18,000 का डिफरेंस ऑब्वियसली फेवरेबल है। इसी तरह वेजेस एंड सैलरीज़ में 65,000 का जो पोर्शन है वो तो अपनी नेचर में फ़िक्स है, लिहाजा अगर 1,000 क्लाइंट के विज़िट करने की वजह से टोटल जो वेजेस एंड सैलरीज़ वो $102,000 बनते हैं। सो 1,100 क्लाइंट विज़िट करने की वजह से जो वेजेस एंड सैलरीज़ हैं वो ये रेशो निकलेगी। ऑब्वियसली आप 1100 को 37 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और 65,000 उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो डिजिट आएगा वो $105,700 का आएगा। सो इसी तरह से हम लोग ये तमाम जो डिजिट्स हैं कैलकुलेट करके उनके डिफरेंसेस इधर फेवरेबल डिक्लेयर कर देंगे या अनफेवरेबल डिक्लेयर कर देंगे। मिसाल के तौर पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रॉफिट की सूरत में रेवेन्यू की सूरत में $180,000, आपको रिसीव हुए $198,000, ऑब्वियसली डिफरेंस फेवरेबल है। कॉस्ट की सूरत में अगर आप बात करें, जब डिजिट बढ़ते हैं तो अनफेवरेबल हो जाते हैं और डिजिट अगर कम हो तो फेवरेबल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ ये बात देखिएगा कि ये जो फ्लेक्सिबल बजट में यहाँ मैं जो डिजिट्स कंसिडर कर रहा हूँ ये हमारी बेस्ड ऑन दीज कैलकुलेशंस है, ये एक्चुअल डिजिट्स नहीं है। ठीक है, इसको हम कंफर्म भी कर देते हैं। हमारे पास जो एग्जिबिट 9-2 में इनकम स्टेटमेंट थी वो ये देखें गालिबन गिवन है। जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है वो 1,94,200 है। सो हम यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल बजट में वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल है। ठीक है,
अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो ज़रा मैं दोबारा बता दूं। एग्ज़िबिट 9-1 में प्लानिंग है, और अभी मार्च का महीना शुरू नहीं हुआ, लेकिन आप मार्च के महीने को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है और आपने ये कुछ कैलकुलेशंस ली है। एग्ज़िबिट 9-2 जो है वो मार्च के महीने का गुजर जाने के बाद जो कुछ एक्सपेंस हुए हैं और जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उसकी बेस पर उसने ऑपरेटिंग इनकम एक्सप्लेन कर दी है। एग्ज़िबिट 9-3 जो आपने प्लान किया था और जो एक्चुअल हुआ है उसके वेरिएंसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। एग्ज़िबिट 9-4 है, ये फ्लेक्सिबल बजट बना रहा है, यानी कि अगर यही फैक्ट्स रहें जो 9-1 में है एग्ज़िबिट में, अगर ये फैक्ट्स यही रहें तो एक्टिविटी चेंज होने की वजह से, जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया, ये गालिबन ये डिजिट्स आने चाहिए। तो इस सूरत में ये कुछ फैक्ट्स फेवरेबल हो गए हैं और कुछ फैक्ट्स अनफेवरेबल हो गए। सो सबसे पहले जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे तो आप पहले एक्टिविटी वेरिएंसेस निकालेंगे, राइट? ये बात आपको यकीनन समझ आ गई है। ओके, जब आप एक्टिविटी वेरिएंसेस कैलकुलेट कर चुके होंगे तो दूसरा आप काम करेंगे रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस का, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपने जो फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन प्लानिंग बजट, आप उसका कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, ठीक है? यानी कि नाम से जैसे जाहिर है, रेवेन्यू और जो स्पेंडिंग हुई है उनका वेरिएंस क्या निकल रहा है अगर एक्टिविटी चेंज होती तो। सो यकीनन ये तो वो हैं एक्चुअल रिज़ल्ट जो एग्ज़िबिट 9-2 में गिवन है, और ये वो रिज़ल्ट्स हैं जो होने चाहिए थे लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने की वजह से। तो इन दोनों का कंपेयर करके हमने डिफरेंसेस कैलकुलेट किए हैं कुछ इस तरह से। अगर एक्टिविटी 1000 क्लाइंट से बढ़कर 1100 हुई है तो रेवेन्यू इकट्ठा होना चाहिए था $1,98,000, लेकिन इकट्ठा हुआ $1,94,200। इसी तरह वेजेस जो थे वो $1,05,700 होने चाहिए थे, लेकिन हुए $1,06,900। सो इसी तरह से तमाम जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंसेस हम लोगों ने निकाल लिया। सो जब आप एक्टिविटी वेरिएंस कैलकुलेट कर चुके हों, फिर आप उसके बाद रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस कैलकुलेट कर चुके हों, तो जो तीसरा स्टेप आता है वो एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट का आता है, जिसको आप कंप्लीट फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट के नाम से मेंशन कर सकते हैं, और उसको प्रिपेयर करने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले कॉलम में आप ये पूरा जो पहले कॉलम में आप कंप्लीट प्लानिंग बजट के फैक्ट्स मेंशन करेंगे, ठीक है? आप एक कॉलम छोड़ दें और दूसरे कॉलम में आपने जो फ्लेक्सिबल बजट बनाया है इसका एक्टिविटी बेस्ड का, वो मेंशन आप करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आप उसके, अगर आप इस कॉलम के और इस कॉलम के डिफरेंसेस लेंगे तो ये आपके पास वेरिएंसेस कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है? जैसे अभी हम लोगों ने एग्ज़िबिट 9-5 में भी देखे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप क्या करेंगे जी, आप एक्चुअल रिजल्ट्स लेंगे, और एक्चुअल रिजल्ट्स यानी ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट है, और उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे फ्लेक्सिबल बजट से, तो आपके पास रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंसेस कैलकुलेट हो जाएंगे। यूँ कह लेंगे हमने 9-6 और 9-5 को इकट्ठा कर दिया, ठीक है? so, उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग डिफरेंसेस की बेस के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फेवरेबल थी और कहाँ कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अनफेवरेबल थी। Okay जी, so to get a better idea of how the performance reports accomplishes this task, look at the hair selling supplies in the performance report. Okay जी, ये है जी आपकी हेयर सप्लाईज।
कि अगर एक्टिविटी जो है 1000 से 1100 हुई है तो इसमें जो डिफरेंस है वो 150 का होना चाहिए था अनफेवरेबल, लेकिन एक्चुअली जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ और सिर्फ 120 का है। इसका मतलब यूँ कह लें कि $30 जो हैं वो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने की वजह से हमारे अपनी जो प्लान्ड एक्सपेंस था उससे हमने महफूज किए हैं। सो इन द प्लानिंग बजट, ये मैं लाइन पर आ रहा हूँ पढ़ने के लिए। इन द प्लानिंग बजट दिस कॉस्ट वाज $1500 वेयर एज द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पीरियड वाज 1620. In the comparison of the planning budget to actual results in Exhibit 9-3, this difference is shown as an unfavorable variance of 120. जैसे मैंने बताया कि 1500 और 1620 का 120 का unfavorable variance है. Using a static planning budget approach that compares actual cost at one level of activity to budgeted cost at a different level of activity, as we said before, this is like comparing apples to oranges. So this variance is actually a mixture of two very different effects. अब अगर इसकी मैं बात आगे चल के आप देखेंगे कि बेसिकली ये जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. दिस बिकम्स क्लियर इन द परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो कि अभी हम लोगों ने 9-7 में देखी है. The difference between the budgeted amount and the actual result is compared of two different variances, an unfavorable activity variance of $150 and a favorable spending variance of $30. So बढ़ने तो चाहिए थे ये 1650, लेकिन बढ़े हैं ये 1620 हुए हैं. यानी कि जो हमारा अपना एस्टीमेट है उसके अकॉर्डिंगली लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो इसमें चेंज आना चाहिए था उसके मुकाबले में चेंज कम आया है और $30 है वो फेवरेबल वेरिएंस निकला है. इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली सप्लाईज़ में कॉस्ट को ओवर एस्टीमेट कर रहे हैं. सो इस तरह से आप तमाम ये जो डिफरेंसेस हैं इनको देख सकते हैं. कौन सी चीज़ें लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से अगर बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन अगर वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने की रेशो के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली उन्हें एट सर्टेन स्टेज हमें कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाएगा. सो ऑब्वियसली इसी तरह की प्लानिंग जो है वो हमें हेल्प आउट करती है. यहाँ मैं अपनी डिस्कशन अबाउट फ्लेक्सिबल बजट क्लोज़ करता हूँ. इस वीडियो की कंप्लीशन के बाद हम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखेंगे और फिर हम लोग जो है इसके प्रॉब्लम रिव्यू की तरफ मूव करते हुए एक्सरसाइजेज की तरफ चलेंगे. मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया हूँ और आपको इस लेक्चर की भी समझ आई है. मज़ीद जो आपके क्वेश्चंस या कंसर्न्स हैं उसको हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में देखेंगे और एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का. जज़ाकल्लाह.